हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। और जितने भी हमारे स्टूडेंट 4 मार्च को क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का एक वायरल पेपर। अगर आप भी 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख कर जाना, क्योंकि ये क्लास 12 फिजिक्स का एक वायरल पेपर है। ऐसे ही 4 मार्च को आपके फिजिक्स का पेपर आने वाला है, तो जिसका जिसका टारगेट है भैया अब की बार फिजिक्स में 70 में 70 लाए, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और ये कोई छोटा मोटा वीडियो नहीं, ये बहुत ही स्पेशल क्लास है, क्योंकि मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पे जो भी टॉपिक है सबका सॉल्यूशन मैंने लिखा है आपके लिए, ताकि बहुत अच्छे से आप पेपर को देख सकें और जाकर इस बार फिजिक्स में 95% फोड़ सकें। देखिए सारे टॉपिक्स मैंने यहां पे लिख रखे हैं और इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे हम, ठीक है। आप पेज गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने ज्यादा पेजेस हैं आपके इसमें, ठीक है। तो ये क्लास 12 फिजिक्स का एक वायरल पेपर है विथ सॉल्यूशन, मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पहले लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पूरे पेपर में क्या क्या आता है आपके 12th में, फिजिक्स का पेपर कैसा आता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं सर फिजिक्स का पेपर आता कैसा है, क्या बहुत ज्यादा टफ होता है या इजी होता है। तो भैया टफ कुछ नहीं होता, बस आपको ध्यान से देखना है, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। देखो यहां पे भौतिक विज्ञान अनुक्रमांक नाम तो आपको डालना ही है, यहां पे पेपर कोड रहेगा, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। पहले आपको कुछ समझाया जाएगा, निर्देश में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, बा, सा, दा, या, ठीक है। खंड आ बहुविकल्पीय है, जिसके लिए आपको 1-1 नंबर मिलेगा। खंड बा जो है अति लघु उत्तरीय है, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का है। खंड सा लघु उत्तरीय है, मतलब 1 नंबर वाला फर्स्ट लघु उत्तरीय, ठीक है, 2-2 नंबर का ये रहेगा। खंड दा जो है ये लघु उत्तरीय सेकंड है, मतलब 3-3 नंबर का रहेगा। और खंड या जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, मतलब आपका ये जो पेपर है ये 5 खंडों में डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपका खंड आ होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, का, खा, गा, घा, अंगा, चा करके 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेंगे और आपको 6 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। ये तो सबको पता होगा, हाई स्कूल में भी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में क्या रिलेशन होता है। फर्स्ट है r = 1/r, सेकंड है f = 3r, थर्ड है f = r/2, फोर्थ है f = r/4। तो f = r/2 होता है, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में जो रिलेशन होता है वो f = r/2 होता है, ठीक है। ये देखो थोड़ा एक्सप्लेन मैंने कर दिया। खा वाला क्वेश्चन देखो, जिसको जिसको क्वेश्चन पता है पहले ही आप लोग आंसर देना कमेंट में, ठीक है। देखो खा, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। मतलब जो एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता होती है और विशिष्ट चालकता जो होती है, इसका गुणनफल किस पर निर्भर करता है। फर्स्ट है टेम्परेचर पर, सेकंड है पदार्थ पर, थर्ड है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो वो इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा, ठीक है। गा क्वेश्चन देखो, L/R की विमा होगी, जहां L प्रेरकत्व तथा R प्रतिरोध है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसको आप लोग बस ये जान लीजिए इसकी विमा होगी क्या, ठीक है। बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट है M0L0T के T इनवर्स, सेकंड है M0L0T, थर्ड है M0L0T और फोर्थ है MLT-2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 M0L0T। ये L/R की विमा होती है। घा वाला क्वेश्चन देखो, एक न्यूमेरिकल है, आप लोग इसको लगाइएगा और देखिएगा। देखो 600 nm तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में इसकी तरंगदैर्घ्य होगी, माध्यम में इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ठीक है। इसको आप लोग सर्च कर लेना, मैंने आपको इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं लगा चुका हूं, तो वैसे यहां पे मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। फर्स्ट है 400 nm नैनोमीटर, nm का मतलब नैनोमीटर, ठीक है। और सेकंड है 600 nm, थर्ड है 450 nm, फोर्थ है 900 nm, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 400 nm। अगर 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो माध्यम में इसकी तरंगदैर्घ्य 400 nm होगी।
अंगा नंबर देखो, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? फर्स्ट है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड है 13.6 जूल, फोर्थ है 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा का मान होता है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। लास्ट चैप्टर का हमारा क्वेश्चन है अर्धचालक का, मतलब जो पीएन संधि डायोड होता है इसके अवक्षय परत में क्या होते हैं? फर्स्ट है केवल कोटर, सेकंड है केवल इलेक्ट्रॉन, थर्ड है इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, फोर्थ है ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर। तो फोर्थ ही सही होगा। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट होगा। तो यहां पर 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक नंबर के थे, 6 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलिए एक एक नंबर वाले जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उनको देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है खंड बा। मैंने बताया था एक एक नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, इसमें कुछ खास नहीं लिखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। एक नंबर में बहुत बड़ा मत लिखिएगा, नहीं तो बड़े वाले क्वेश्चन छूट जाएं। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा गलती। सबसे पहला क्वेश्चन दूसरे का वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। 1 नंबर, वैद्युत विभव की सिर्फ आपको परिभाषा देनी है और इसकी बीमा लिख देनी है, कुछ खास मत कीजिएगा। देखो वैद्युत विभव क्या होता है? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। बस इतना सा आपको लिखना है। मैंने तो यहां पर थोड़ा डीपली लिख दिया, अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको छोटा सा लिखना है। 1 नंबर में अगर आता है तो छोटा लिखिएगा, केवल आपको परिभाषा लिख देना है और बीमा उठाकर लिख देना है, निकालना कुछ नहीं है, सिर्फ लिख देना है 1 नंबर में। लेकिन अगर मान लीजिए 2 नंबर में आ जाए तब आपको थोड़ा बड़ा लिखना होगा, जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। जैसे देखो ये आपका अनंत है, यहां पे प्लस Q0 आवेश आपका रखा हुआ है। ठीक है, धन परीक्षण आवेश, और ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, यहां पे एक बिंदु है। ठीक है, अब इस धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के इस बिंदु पर लाया गया। देखो ये वाला आवेश यहां आ गया, तो इसको लाने में W कार्य करना पड़ा। मतलब अनंत से धन परीक्षण आवेश को लाने में, वैद्युत क्षेत्र में लाने में W कार्य करना पड़ा, तो आपकी विद्युत विभव क्या होगी? देखो वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। यदि धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर विभव क्या होगा? V = W/Q0। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैं यहां पे आपको सिंपली बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इसकी क्लासेस मैं आपको दे चुका हूं, चैप्टर वाइज क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। पूरा फिजिक्स मैंने एक वीडियो में आपको बताया है, 3-3 घंटे की क्लास है, आप सर्च करके देख लेना, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर। तो इसीलिए मैं इसको डीपली नहीं बता रहा हूं। ठीक है, ये सब मैं आपको पहले ही डीपली बता चुका हूं। ये फॉर्मूला होगा। राशि अगर पूछ लिया जाए तो विभव एक अदिश राशि है। मात्रक इसका देखो W है, कार्य का मात्रक जूल, Q है आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, या वोल्ट भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, और बीमा देखिए आपको 1 नंबर में अगर आता है तो सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, ml2 T⁻³ A⁻1। लेकिन मैंने निकाल दिया है बीमा, वैसे बीमा तो इसका यही होता है, लेकिन मैंने V = W/Q0 वाले फॉर्मूले से निकाला। W की बीमा ml2 T-2 होती है, Q की बीमा AT होती है, मैं AT को ऊपर ले गया, फाइनली हमारा ये बीमा आ गया। तो 1 नंबर में अगर आता है भैया तो सिर्फ परिभाषा लिखिएगा छोटा सा, जैसा मैंने आपको बताया था। देखो सिर्फ इतना परिभाषा छोटा सा लिख देना है बस, और आपको बीमा लिख देनी है ये वाला। ठीक है, सिर्फ बीमा लिखना है, फालतू की चीजें आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, बस इतना सा आपको लिखना है। अब खा वाला क्वेश्चन देखो, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ये तो छोटा सा आपको लिखना होता है, 1 नंबर में आता है तो भी, 2 नंबर में आएगा तो भी। देखो एम्पियर का परिपथीय नियम, डायरेक्टली आपको हेडिंग डालना है, अच्छे से लिखना है। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। मतलब किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखा समाकलन है उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा का μ0 गुना होगा, जहां μ0 निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। अब देखिए यहां पे क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन होगा किसके बराबर होगा? इक्वल टू ये बहने वाली धारा जो आई है इसका μ0 गुना होगा, तो μ0 आई, यही आपका हो जाएगा। B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, dl आपका है लघु अवयव, छोटे से अवयव के लिए हमने निकाला है। ठीक है, μ0
μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता और I है आपका धारा। तो यही फॉर्मूला, यही डेफिनेशन आपको लिख देना है, एक नंबर में काम हो जाएगा। कुछ फालतू की चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, ठीक है। बहुत बड़ा मत लिखिएगा क्योंकि आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। एक एक नंबर में आपको उतना ही लिखना है जितना लिमिट हो, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। गा देखो, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा लिखिए एक नंबर, तो हम डायरेक्टली परिभाषा लिख देंगे। देखो, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वो बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा पर लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। मतलब चुंबकीय आघूर्ण क्या है? किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वो बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। यही आपका है चुंबकीय आघूर्ण। बस इतना सा लिखना है, ठीक है। जितना आपको कहा जाए उतना ही लिखना है, फालतू के वर्ड्स आप बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं? ये भी तरंग प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं जब मैं तरंग प्रकाश की चैप्टर को आपको बता रहा था, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। मैराथन क्लासेस भी अभी मैंने शाम को अपलोड किया है, चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक, उसको देख लेना, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बताई है, देखो। और चैप्टर 9 से 13 तक भी आएगा, ठीक है। कला संबंध स्रोत क्या है? देखो ध्यान से समझना। ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। मतलब ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहे, कांस्टेंट रहे, वो कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। बस हो गया, सिंपल सा है। मतलब ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्त द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब जो कला संबद्ध स्रोत हैं, ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा, किसी डिवाइस के द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। बस इतना सा आपको लिखना है, फालतू की चीजें नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक एक नंबर में इतना ही मिलेगा, ठीक है। आगे देखो, अंगा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। ये हमारे विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति जो चैप्टर है, ये क्वेश्चन उसी चैप्टर से लिया गया है मेनली, ठीक है। तो इसको आपको समझाना है कि कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, सॉरी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है। देखो, ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन हो गया। देखो, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जैसे देखो, ये आपकी धातु की सतह है, कोई भी धातु है इसकी सतह है। अब भैया मेटल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब कोई उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो इससे जो इलेक्ट्रॉन इसके सतह पर है वो बाहर निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं तो इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। मतलब कोई धातु की सतह, उस पर प्रकाश गिरा, उससे इलेक्ट्रॉन निकले, इसी घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। देखो, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, ठीक है, तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। बस हो गया। अब यहीं पे 2-3 टॉपिक और मैं समझा देता हूं। देहली आवृत्ति अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे? आपतित प्रकाश, जो प्रकाश इस धातु की सतह पर गिरी है, ठीक है, तो आपतित प्रकाश की वो आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके वो देहली आवृत्ति कहलाएगी। और देहली तरंगदैर्घ्य पूछा जाए तो आपतित प्रकाश की वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके वो देहली तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। कार्य फलन पूछा जाए तो आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके वो कार्य फलन कहलाएगा। बस हो गया। ऐसे ही 2-3 टॉपिक हैं आपके इस चैप्टर में जो इसी से रिलेटेड है, उसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन मैंने आपको आंसर के साथ बता दिया, ठीक है। आगे देखिए, बैंड चौड़ाई को परिभाषित कीजिए। ये हमारे शायद लास्ट चैप्टर से है, तो ये 5-6 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, एक एक नंबर के 6 नंबर इसके लिए भी। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब खंड साप पे आते हैं, 2-2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। इसका आंसर मैं यहां पे नहीं बताने वाला, वैसे इसकी क्लासेस मैं आपको पहले प्रोवाइड करा चुका हूं, आप जाकर देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया चैप्टर वाइज मैराथन सारी क्लासेस मैंने दी है, इन सबका आंसर उसी में मिल जाएगा, ठीक है। देखो तीसरे का क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। देखो कूलाम का नियम हमारे फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर रूप आपको बताना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खा विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? अब 2 नंबर में आ गया तो सोचो क्या करना है आपको। जो मैंने विद्युत विभव ये बताया था आपको, ये विद्युत विभव, इसको थोड़ा डीपली लिख देना है, जैसा मैंने इसमें लिखकर निकाला है, ठीक है। यही लिख देना है, 2 नंबर आपका
क्लियर हो जाएगा। मैंने अभी बताया, फिर बताने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। गा देखो, एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 400 फेरे हैं। 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारे शायद किस चैप्टर से है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से होगा या फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से होगा, ठीक है। तो ये आपको शायद गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से है। तो ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताया था। अभी भी मैं आपको कुछ आंसर अभी बताऊंगा, ठीक है, इस चैप्टर इसी में। देखिए आगे, घा देखिए, संध डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य, 2 नंबर। तो यहां पे सबसे पहले जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे वो 4 रहेंगे, आपको इसके लिए 8 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन 4 रहेंगे, 8 नंबर मिलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है सबसे ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। अभी जब हम पेपर देखेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर के आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी हम पेपर देखेंगे आगे। देखिए खंड दा भी है, ये भी आपका लघु उत्तरीय 3-3 नंबर वाला, और 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरीय सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं आपके फिजिक्स के पेपर में, ठीक है। देखिए 4 का अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। अपवाह वेग जो वीडी होता है इसकी परिभाषा देनी है, और अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे विद्युत धारा चैप्टर का क्वेश्चन है। पहले आपको अपवाह वेग के बारे में बता देना है, फिर अपवाह वेग और विद्युत धारा में जो संबंध होता है वो आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या संबंध होता है, J=NE/VD, मतलब वो धारा घनत्व में हो गया, ठीक है। खा देखो, एक चालक में 6.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा हमें दी गई है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर हो तो उनका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। मतलब आपको धारा दी गई है, I दिया गया है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, ठीक। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, I आपका होता है NEAVD, ये फॉर्मूला होता है, I=NEAVD। अब भैया आपको I दिया गया है, N आपको पता ही है 8 × 10⁻24, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 × 10⁻−19 होता है, ठीक है। और ए आपको दिया गया है, देखो प्रति मीटर, यानी कि एक इसका दिया गया है, ए का मतलब 1। वीडी आपको निकालना है, रख के निकाल दो इसी फॉर्मूले से, ठीक है। कैसे निकालोगे थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखो यहां पे आपको वीडी निकालना है, तो वीडी को साइड में रहने देंगे। वीडी आपका हो जाएगा I/NEA, इसी फॉर्मूले पर रख दो। I आपको दिया ही गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिए गए हैं 8 × 10⁻24, ठीक है। E भी पता है 1.6 × 10⁻−19। ए आपका है, ठीक है, ए आपका प्रति मीटर है, तो 1 रख देना, बस आ जाएगा। आप लोग लगा के मुझे बताइएगा, ठीक है। नहीं लगेगा तो आप बताइएगा, मैं इसका अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। गा वाला देखिए, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है। मतलब आपको सिद्ध करना है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत विभव है वो 0 होता है। देखो डेरिवेशन मैं आपको करा चुका हूं, पूरा डेरिवेशन एक वीडियो में। क्लास 12 सर्च करो यूट्यूब पे, अभी क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन शुभम लेक्चरर, जितने भी डेरिवेशन है सबको एक वीडियो में मैंने प्रोवाइड कराया। 3 नंबर आपका यहां पे इसका होता है, ठीक है। मतलब ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है। अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति पर विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद में आपका चैप्टर 4, 5 जो भी है सबका मैंने डेरिवेशन कराया है, ठीक है। तो जाकर आप देख लीजिएगा। घा वाला देखो, किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या है, इससे बंधन ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। आप लोग पेपर देखते हैं, पेपर देखने के बाद आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आप खुद समझिए कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। उसका एक आइडिया लगाइएगा जरूर से। तो किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या है, इससे बंधन ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। अंगा, एक रेडियो 7.5 MHz, ठीक है, से 12 MHz बैंड के किसी स्टेशन से स्वरित हो सकता है। संगत तरंगदैर्घ्य बैंड क्या होगा, 3 नंबर, ठीक है। तो यहां पे टोटल काका गगा अंगा 5 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर के, 15 नंबर यहां पे भी आपको प्राप्त होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फिर 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरीय, सोचो 15-15 30 नंबर के सिर्फ लघु उत्तरीय यहां पे हो गए, और 2-2 नंबर वाले 4 लघु उत्तरीय थे, 38 नंबर के सिर्फ और सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, तो इसको मिस नहीं कर सकते आप। 5वें का लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। लॉरेंज फोर्स के आधार पर आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करनी है। 3 नंबर खा विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है? चैप्टर 9 किरण प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन है ये। मतलब विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निगमित कीजिए। 3 नंबर गा आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ये हमारे विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर में ही है, चैप्टर 11 में, ठीक है, तो इसको कर लेना। इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको, अथवा लगा रहेगा। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू h/mb या h/p भी आप लिख सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू h/p, ठीक है। यम है द्रव्यमान, v है वेग, h है प्लांक नियतांक, लैम्डा है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, अब p है संवेग, ठीक है। तो ये आपका दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। घा देखो सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है? मतलब सूर्य से जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा कैसे उत्पन्न होती है? आवश्यक समीकरणों की सहायता से समझाइए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अंगा नंबर यन प्रकार का अर्धचालक क्या है? इसकी रचना समझाइए। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे भी आपके 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 15 नंबर के क्वेश्चन यहां पे भी रहेंगे। तो अगर देखा जाए मोटी मोटा सबसे अच्छा अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें थोड़ा, ठीक है, तो 15, 15, 30 और 8 नंबर का वो 2-2 नंबर वाला 38 नंबर के सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। टोटल पेपर का नंबर 70, जिसमें से 38 नंबर के सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि आधा पेपर लघु उत्तरीय प्रश्नों का होगा, तो इसको मिस मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पे आते हैं भैया। 20 नंबर का आता है ये सीधा सीधा आपका 20 मार्क्स आपको दिलाएगा खंड यार, ठीक है। देखो इसमें क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको 2-3 चैप्टर में बता देता हूं विस्तृत उत्तरीय के प्रश्न दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर देखो, और 9 चैप्टर, 10 चैप्टर देखो। 6 नंबर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप लोग अगर फर्स्ट चैप्टर में देखें तो विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको क्लियर कर लेना है, डेरिवेशन में ये आता है, और गॉस का प्रमेय उसके अनुप्रयोग कंप्लीट कर लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर से एक ना एक डेरिवेशन आना ही आना है, 100% गारंटेड है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अथवा लगा रहेगा, आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर हर एक क्वेश्चन में अथवा देखने को मिलेगा। देखो गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए एक असीमित विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग आ गया। तो फर्स्ट चैप्टर से डेरिवेशन आने ही आने हैं, अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, गॉस का प्रमेय और उसके अनुप्रयोग आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 100% आएंगे 5 नंबर का, जो आप चाहे दोनों में कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज के नियम का उल्लेख कीजिए। मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो लेंज का नियम है वो आपको बताना है, ये किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। बताइए लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप कार्य करता है, ठीक है। 5 नंबर अथवा लगा है। ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसमें पटलिट लौह क्रोड का क्या महत्व? ट्रांसफार्मर क्या होता है? देखो ये दोनों क्वेश्चन हमारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर से हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में जरूर पढ़ लेना, इसका कार्य सिद्धांत पढ़ लेना, क्योंकि ये टॉपिक अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 10 हेनरी का प्रेरकत्व, 20 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र तथा 500 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणीबद्ध है। इन्हें V = 200 sin 100t की सप्लाई से जोड़ा गया है। ज्ञात कीजिए प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक, धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर। ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का क्वेश्चन है 5 नंबर। और प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस 99% है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको घोल के पी लेना है, ठीक है। हो गया, अथवा लगा है। अब चैप्टर 9 ना आए, चैप्टर 9 का क्वेश्चन ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यक शर्त लिखिए। 5 नंबर देखिए, डेरिवेशन का मैंने ये भी बताया है, क्लास दिया है कि कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, उसका भी मैं क्लास आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। उसके अकॉर्डिंग आप जाइए, उस क्लास को देखिए और उसमें आप खुद का टेस्ट लीजिए कि मैं जो है इनमें से कितना डेरिवेशन मुझे आता है, ठीक है। वो आप लोग देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
किसी संधि डायोड की अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत की अवस्थाओं में धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर अथवा लगा है। ये हमारा जो था क्वेश्चन, ये 14 नंबर चैप्टर जो हमारा अर्धचालक है, ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। दो समाक्ष परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर तक परिवर्तित है तो दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का ये भी। ठीक है, यानी कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय रहेंगे, 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एक नंबरिंग की बात करें, पूरा पेपर हमारा यहीं पे फिनिश होगा। ठीक है, लेकिन नंबरिंग की अगर बात करें कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो इससे एक निष्कर्ष हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर का। ठीक है, उसके बाद में एक नंबर वाला क्वेश्चन भी 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद में 8 नंबर का आपका रहेगा लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उसके बाद में 15 नंबर का एक लघुत्तरीय प्रश्न होगा, 15 नंबर का फिर लघुत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, 15 और उसके बाद में आपका शायद 20 नंबर का, ठीक है, 20 नंबर का आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा। टोटल अगर मिलाया जाए तो देखो 6 6 12 12 8 20 20 20 40 और 50 50 30 30 40 70। ठीक है, तो ये आपका 70 मार्क का पूरा पेपर होगा। ठीक, और इसमें से जो है देखिए 8 नंबर और 15 नंबर और 15 नंबर टोटल मिलाकर 38 नंबर के सिर्फ और सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट लघु उत्तरीय प्रश्नों पर विशेषकर आपको ध्यान देना है, 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यही क्लास था हमारा 12th फिजिक्स का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये फिजिक्स का एक वायरल पेपर था। ऐसे ही आपको 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर देखने को मिलेगा। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।